आज हमारा अगला टॉपिक है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मैनेज कर लेंगे क्योंकि यहाँ गूगल ऐड से हमने शुरू किया। बेसिकली कोर्स मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल है, तो जब हम मॉड्यूल चेंज करते हैं तो उसका प्रीवियस मॉड्यूल से कोई ख़ास लेना देना नहीं होता। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो अब पढ़ रहे हैं इसके लिए वो जो पिछले 1 महीने में या 1.5 माह इन्होंने पढ़ा उसका पढ़ जानना ज़रूरी है। मतलब जब कोर्स एंड होगा इनका तो आपका कोर्स कंटिन्यूटी में रहेगा और जो मॉड्यूल्स आपके मिस हुए हैं वो आप कर लेंगे। मतलब बीच में कहीं ब्रेक नहीं है। ठीक है, आप 2 स्टूडेंट्स हो गए न्यू, आप भी न्यू स्टूडेंट हैं, आपने भी इधर से ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले तो थोड़ी सी हिस्ट्री, ठीक है, गूगल की एड से रिलेटेड और सर्च इंजन से रिलेटेड। सो 2000 में इन्होंने एडवर्ड को लॉन्च किया था और ये वो दौर था जिसकी मैं आपको मिसालें देता होता हूँ अक्सर कि हम लोग कहते होते थे कि यार ये ऐड जो है ना इनको छोड़ दो। मैं कहा ये वो वाला दौर था कि जब भी कोई बंदा सर्च करता था कोई चीज़ आती थी तो ऊपर 6-7 ऐड नज़र आते थे ना, तो हम इन्हें पॉपअप समझा करते थे या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी समझा करते थे, क्योंकि उन दिनों में इस तरह की चीज़ें लॉन्च हुई थी नई। तो फिर हम क्या करते होते थे, कोई भी आम बंदा, मतलब एक कॉमन सेंस थी लोगों की कि भाई ऐड को नहीं देखना, ये ऐड वाले पता नहीं कौन लोग हैं, तो ऐड के नीचे जो वेबसाइट होगी ना जो ऐड नहीं होगी उसको देखना है हमने। मतलब ये 2000 उस वक्त की बात है। उसकी वजह एक और वजह भी है कि अभी जो ऐड लॉन्च हुई थी तो इतनी ज़्यादा उन्होंने उसको मॉडरेट नहीं किया था, यानी उसको इतना सिस्टमेटिक नहीं किया था जितना सिस्टमेटिक आज की तारीख में है। मतलब आज की तारीख में आप URL पर भी चले जाते हैं, आज की तारीख में आप कॉल बटन भी बना लेते हैं, लेकिन जब ये लॉन्च हुई थी इमीडिएटली ये सब फीचर्स इसमें नहीं थे। ठीक है, इसी वजह से ये जब डायरेक्ट होती थी तो क्योंकि 2000 में मैंने भी कोई ऐड नहीं बनाया हुआ तो इसलिए मैं इसको हमने देखा तो नहीं हुआ, लेकिन एज ए यूज़र एक्सपीरियंस इसको देखा हुआ है कि यूज़र एक्सपीरियंस के तौर पर हम इसको कंसिडर नहीं करते थे कि भाई हमें ऐड नहीं देखना। ठीक है, अच्छा उसके बाद 2003 में, मतलब 2000 में इन्होंने इसे लॉन्च किया और 2003 में यानी 2000 में इन्होंने क्या लॉन्च किया, गूगल एडवर्ड, जिसे आप आज पढ़ रहे हैं गूगल एड्स के नाम से। उसके बाद जब गूगल एडवर्ड लॉन्च हो गया तो लाजमी बात है इन्होंने कोई साइंस बनाई थी कि भाई एड्स कहाँ चल रही हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया कि एड्स कहाँ चल रही हैं। एक तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे चलती हैं एड्स, एक डिस्प्ले एड्स होती हैं जो वेबसाइट्स पे चलती हैं, और एक वीडियो एड्स होती हैं जो यूट्यूब पर चलती हैं। तो ये इनके प्लेटफॉर्म्स हैं 3 जहाँ पर हमारे एड्स रन होने लगे हैं। तो जब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे ऐड चल रही हैं वो तो इनकी अपनी ऑनरशिप है, गूगल की अपनी ऑनरशिप है। सर्च इंजन ये गूगल का सर्च इंजन है, सर्च जिसको हम सर्च बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। तो वहाँ पर तो जो भी एडवर्टीजमेंट से गूगल एड से अर्निंग होती थी वो सारी की सारी अर्निंग तो गूगल की ऑनरशिप ही है, वो सारे पैसे तो गूगल के ही हैं, वो तो सब कुछ गूगल ने ही अर्न करना है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा वेबसाइट पे भी तो ऐड चल रहे थे, वेबसाइट पे भी ऐड चलाने थे उन्होंने प्लान किया हुआ था, यूट्यूब एड्स भी चलाने का उन्होंने प्लान किया हुआ था। तो अब ये वाले जो प्लान्स थे इसका मतलब क्या, ये एड्स पार्टनरशिप में चलनी थी। तो जब ये एड्स पार्टनरशिप में चलनी थी तो एक और अकाउंट की ज़रूरत पड़ी कि भाई जो पार्टनर्स होंगे उन्हें कैसे पे करना है, पे करने का मेथड क्या होगा, सिस्टम क्या होगा। तो उसके लिए उन्होंने एक और अकाउंट टाइप लॉन्च किया और उसका नाम था गूगल एडसेंस। मतलब दूसरे का नाम गूगल एडसेंस था। यानी ये कब लॉन्च हुआ है, 2003 में। अच्छा उसके बाद आगे क्या हुआ जी, 2005 में क्या हुआ, मैंने अब इन्होंने अपनी गूगल ऐड को इम्प्रूव करना शुरू किया और यहाँ पर इन्होंने साइट टारगेटिंग इंट्रोड्यूस करवा दी। साइट टारगेटिंग का क्या मतलब है कि ऐड में कोई URL दें तो उस URL पर चली जाए वेबसाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये स्टार्ट पे लॉन्च हुई होगी तो सिंपली ऐड के तौर पर थी और वहीं पर इंफॉर्मेशन सारी आती थी। लेकिन इन्होंने 2005 में साइट टारगेटिंग भी लॉन्च कर दी। 2005 में ही इन्होंने फिर क्वालिटी स्कोर को भी लॉन्च किया, जो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐड क्वालिटी स्कोर क्या है। ऐड क्वालिटी स्कोर ऐसे है, आप अगर इसको समझ लें कि जब हम ऐड बनाते हैं तो पुअर से ऐड स्टार्ट होता है, यानी उसकी क्वालिटी पुअर होती है, यानी अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया। पुअर से फिर आप एवरेज में जाते हैं और एवरेज से फिर आप
गुड में जाते हो और गुड से आप एक्सीलेंट में जाते हो, यानी आप जितना ऐड की क्वालिटी को अच्छा करें। ये अगले लेसन में हम पढ़ेंगे कि ऐड की क्वालिटी को किस तरीके से हम अच्छा करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ऐड की क्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, सिंपली तो एक चीज़ तो हमारी समझ में ये आती होगी कि शायद भाई बजट ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा उसका अपीयरेंस ज़्यादा हो जाएगी, विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इसमें और फैक्टर्स भी हैं और इसका एक फार्मूला है जो अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि ऐड की क्वालिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, कि हमारी, क्योंकि हम सारे फैक्टर्स को जब पूरे करेंगे फिर हम फार्मूला इवेल्युएट करेंगे इसमें। उसके बाद क्या आ रहा है जी, 2010 में क्या हुआ, रीमार्केटिंग इंट्रोड्यूस हो गई। रीमार्केटिंग का क्या मतलब है कि हमने एक अपना ऐड चलाया हुआ है, अब हमने जिनको ऐड दिखाया था उनको दोबारा से मार्केट किया जाए। मतलब हम कहते हैं भाई हमने अपना ऐड चलाया, कोई 8, 10, 20, 25 हज़ार रुपये उस पर खर्च दिए, तो इसका मतलब क्या है, कुछ लोगों को तो ऐड दिखा होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि जिनको ऐड दिखा है हमारा उनको अब हमने टारगेट करना है दोबारा से। तो ये कॉन्सेप्ट है रीमार्केटिंग का, ये सोशल मीडिया में भी है, यहाँ पर भी है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये है कि नए कस्टमर्स की बात नहीं करें, पुराने कस्टमर्स की बात करें। जैसे मिसाल के तौर पर हम YouTube पर वीडियो चला दें एक ओरिएंटेशन की, पीक सोल्यूशन का ऐड रोज़ाना नज़र आने लगा हुआ है। एक इन्होंने कैंपेन चलाई 2-3 महीने के लिए कि कोई बंदा ड्रामा देख रहा है, कोई बंदा क्रिकेट मैच के हाइलाइट्स देख रहा है, कोई बंदा टॉक शोज देख रहा है, तो क्या होता है, ऐड आ जाता है। अब उससे क्या होता है कि जो जो लोग हमारा ऐड देखने लगे हुए हैं वो उनको थोड़ा सा कुछ, कोई बंदा उसमें इंटरेस्ट शो करता होगा, कोई देखता होगा, कोई उसमें एंगेजमेंट शो करता होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई जो लोग उसमें एंगेजमेंट शो करते हैं हम उनको टारगेट कर देते हैं। क्या हुआ कि उन्होंने पहले फेज में कुछ लोगों को निकाल लिया कि ये लोग हैं जो ऐड में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं हमारा। अच्छा, उसके बाद 2005 में क्या हुआ जी, ऐप कैंपेन्स वर लॉन्च्ड। ऐप कैंपेन्स का क्या मतलब है कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कैंपेन भी चला दी कि भाई किसी ने अपने मोबाइल ऐप बनाया हुआ है, अब वो उसकी प्रमोशन करना चाहता है। अब वो चाहता है कि मोबाइल ऐप की प्रमोशन क्या है कि यहाँ तो मोबाइल ऐप के सेक्शन में एक ऐड आ जाए, या गूगल सर्च पे भी ऐड आ जाता है। अब आ जाता है, पहले जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त गूगल ऐड पे इनका ऐड नहीं आता था, सिर्फ मोबाइल के ऐप में। जैसे आप प्ले स्टोर पे जाके कुछ इंस्टॉल करते हैं तो आप देखते हैं ना कुछ चीज़ें ऐड की सूरत में दिख रही होती हैं, नीचे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। और उसके बाद 2018 में क्या हुआ, 2018 में गूगल एडवर्ड क्या हो गया जी, गूगल एडवर्ड चेंज हुआ और उन्होंने इसको क्या बना दिया, गूगल ऐड बना दिया। ठीक है जी, यानी आज जो हम काम करने लगे हैं, कई लोग तो जो पुराने सीखे हुए लोग होते हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं बेशक वो, तो वो किस पे काम करने लगे हुए हैं, गूगल ऐड पे ही काम कर रहे हैं। अब जरा चलते हैं, ये तो होगी एक हिस्ट्री गूगल की। गूगल ऐड बनाने में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, मैं कहा गूगल ऐड बनाने में इसका कोई रोल नहीं है, इट्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। अदरवाइज गूगल ऐड प्रोफेशनल के लिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। इंटरव्यू वाले बंदे ने आपसे ये पूछना है सब कुछ, ठीक है, उसको खुद नहीं पता होगा ये सब कुछ, लेकिन ये आपके लिए जनरल नॉलेज के तौर पर आपको भी पता होगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये जो अगला टॉपिक है वो क्या जी, डिफरेंस बिटवीन पेड एड्स एंड एसईओ। इसको हमने किसी हद तक पहले भी किया हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा एक दफ़ा फिर से इसको गो थ्रू करते हैं कि पेड एड्स और एसईओ में क्या फ़र्क है, यानी दोनों को हम जरा कंपेयर कर लेते हैं। एसईओ मतलब वो है जो भी आपने सीख कर आए हैं, ठीक है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और पेड एड का मतलब ये है कि गूगल एड्स या पीपीसी एड्स, इनको पीपीसी एड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये क्लिक के ऊपर हमें पे करना होता है, पे पर क्लिक होता है, सो इस वजह से हम इसको पीपीसी एड्स भी बोलते हैं। तो अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, एसईओ में क्या होता है जी, ऑर्गेनिक पोजीशंस होती हैं, ऑर्गेनिकली हम इसको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिकली पोजीशंस आ रही होती हैं, ठीक है। और जबकि इसमें क्या होता है, पेड पोजीशंस आ रही होती हैं, यानी हमने जितने पैसे लगाए हुए, अगर हमने आज 1000 रुपया लगाया हुआ है और 60 रुपया क्लिक चल रहा है, तो 60 को डिवाइड कर दें 1000 के साथ, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने क्लिक्स आएंगे आज के दिन में, ठीक है। जब वो आपका 1000 रुपये का बजट पूरा हो जाएगा तो आपकी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जबकि एसईओ जो है वो लाइफ टाइम होती है, यानी एक दफ़ा एसईओ हो गई है आपकी, और जब तक एसईओ चल रही है फैक्टर्स के मुताबिक आप नज़र आते रहेंगे, इसका पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। नंबर 2, ट्रैफिक ओवर टाइम, इमीडिएट ट्रैफिक। यानी ट्रैफिक ओवर टाइम का क्या मतलब है कि इस पर ट्रैफिक ऐसे नहीं आती है कि आपने एसईओ की, मैं आज किसी रात को किसी की वेबसाइट की एसईओ की है, बेशक मैं अपनी तरफ से कंप्लीट भी करके दे दिया,
तो अगले दिन ट्रैफिक नहीं आएगी उस पर। इसका एक अपना प्रोसेस है। इसमें ट्रैफिक आने में टाइम क्यों लगता है? इसमें ट्रैफिक आने में टाइम इसलिए लगता है कि क्राउलर ने आना होता है, और क्राउलर जो एसईओ वाली वेबसाइट्स हैं वो तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो उसने अपना टाइम लेना है क्राउलर ने इधर आने के लिए। इसका जो एवरेज टाइम होता है वो 4 से 6 माह होता है, मगर ये भी कोई फिक्स नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन कंपटीशन ऑफ कीवर्ड्स, कि कीवर्ड्स में कितना कंपटीशन है उसके हिसाब से होता है। ठीक है जी। और उसमें क्या होता है? इमीडिएट ट्रैफिक। अभी मैंने गूगल ऐड लगाना है, और अगर मैंने कहा ना कि अभी चल पड़े, तो हो सकता है कि आधे घंटे के बाद उसके इंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है कि मुझे 30 मिनट के बाद एक फोन भी आ जाए, लेकिन ये पेड है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, इमीडिएट रिजल्ट्स, ये सब आप जानते हैं। ये बात हम भी कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म है। आपने एसईओ करवा लिया है, अब 4 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद एसईओ ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया अगर, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक दिन के लिए नहीं दे रही, अब ये देना शुरू कर दिया है। कम से कम साल भर तो चलेगा ये काम। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम इस पर मजीद काम नहीं करते या करवाते किसी से, तो हो सकता है कि हमारी अपीयरेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहे, लेकिन ये पेड का चक्कर इसमें नहीं है। इसमें पैसे नहीं दे रहे हम लोग दोबारा से, लेकिन इसमें पैसे दे रहे हैं, मगर उसको दे रहे हैं जो सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन इसके लिए हमें गूगल को पे नहीं करना, जबकि एड्स के लिए हमें गूगल को पे करना। उसके बाद क्या लिखा जी? ऑन गोइंग प्रोसेस है ये, और ऑन टाइम सेटअप है, मतलब ये तो लॉन्ग टाइम चलता रहता है। ये ऐड जो होता है, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक बंदा अगर आज 10,000 रुपया डेली के बजट के साथ एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो वो 12 महीने ये काम कर सकता है। तो बहुत मुश्किल काम है, इतना बजट तो उसके पास नहीं होगा। तो ये टाइम टू टाइम वो करता है जो पेड एड चलाता है। अब एसईओ का जो ड्रॉबैक है वो क्या है जी? नो मच कंट्रोल ओवर ऑडियंस। आपने देखा, मैंने एसईओ जब पढ़ाई है आज तक हम लोगों ने किसी एक लेक्चर में ऑडियंस का नाम नहीं लिया ना, कि हमने नहीं कहा कि भाई, हमने कहा कीवर्ड। हम ऑडियंस को भी कीवर्ड से निकाल कर ला रहे थे। मतलब हम कह रहे थे कि भाई हमारी जो ऑडियंस हमारे घर के करीब रहती है, तो मैंने कहा नियर मी कर दो। यूज्ड लैपटॉप्स खरीदने हैं तो हमने टर्म यूज्ड इस्तेमाल कर दी, लेकिन हम एग्जैक्टली ये नहीं बता रहे कि जिसकी इंटेंट लैपटॉप परचेज करने की हो उसे मेरा ऐड दिखाओ, उसे मेरी एसईओ दिखाओ। ऐसे ही है ना, मतलब उसमें हमने ऑडियंस टारगेटिंग नहीं की एसईओ में। मतलब एसईओ में ऑडियंस टारगेटिंग नहीं है ही नहीं। हाँ, कीवर्ड के थ्रू अगर आपकी ऑडियंस टारगेट हो रही है तो ये अलग बात है, लेकिन वो कीवर्ड ऑडियंस टारगेटिंग के लिए तो है ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि भाई नियर भी लगा दिया, तो मेरी इंटेंट ये थी कि मेरे करीब के लोगों को मेरा ऐड दिखे, तो चलो हो सकता है दिख जाए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लोकेशन नहीं बता रहा उसमें, मैं उसमें नहीं कह रहा लोअर माल, मैं उसमें नहीं कह रहा जोहर टाउन। एसईओ में नहीं ये बात कर सकते। हाँ, एसईओ में अगर ये बात करनी है तो इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स करनी है, यानी ये सारी स्टोरी भी मैं उनको कीवर्ड्स की सूरत में ही बताऊंगा। यानी मैं क्या करूंगा, कुछ कंटेंट लिख लूंगा, उस कंटेंट के अंदर मैसेज ये लिखूंगा कि भाई मैं जोहर टाउन में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, और फिर उसको मैं ऑप्टिमाइज कर लूंगा, मगर मैं ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा। लेकिन जब हम गूगल एड्स की बात करते हैं तो हम ऑडियंस टारगेट करते हैं। हम कहते हैं भाई इस एज के लोग हैं, इस डेमोग्राफिक्स के लोग हैं, इस इंटरेस्ट के लोग हैं, इस बिहेवियर के लोग हैं। अब बहुत कुछ डिटेल में आ गया, तो एड में ये कर सकते हैं, एसईओ में ये नहीं कर सकते। ट्रैफिक पोटेंशियल इज अनलिमिटेड, दोनों में ट्रैफिक पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है, उसमें भी और उसमें भी। ठीक है, दोनों सूरतों में ट्रैफिक तो मिलनी है आपको अनलिमिटेड, मतलब लिमिटेड ट्रैफिक की तो कोई बात ही नहीं है। उधर कीवर्ड से आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक मिल रही है, और उधर आपको कीवर्ड प्लस ऑडियंस टारगेटिंग से मिल रही है। यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड काम कर रहा है, वहां पर कीवर्ड भी काम कर रहे हैं और ऑडियंस भी। हम कहते हैं कि भाई रेलिवेंसी बढ़ जाती है इसमें। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी, कीवर्ड मैचिंग। ठीक है, वो कीवर्ड मैचिंग जो होती है एसईओ में बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपके कीवर्ड से हटकर वो नहीं चाहता। ये जो कीवर्ड मैच की बात की थी ना हमने, ब्रॉड और क्या था तीसरा, ब्रॉड, एग्जैक्ट, नेगेटिव, एक और था फ्रेज मैच। ये 4 थे हमारे पास। ये एग्जैक्ट मैच का क्या मतलब है कि एग्जैक्टली यही कीवर्ड है। बेसिकली एसईओ उसी पे काम कर रहा होता है मोस्टली। यानी आप समझ लो कि एसईओ जो है ना वो फ्रेज और एग्जैक्ट मैच के बीच में होती है। फ्रेज मैच और वो कैसे होती है, वो एलएसआई कीवर्ड की वजह से होती है। यानी वो अगर कोई बंदा मीनिंगफुल वे में भी कोई कीवर्ड लिख दे तो भी एसईओ काम कर लेती है, बस इतना करती है वो।
लेकिन वो ब्रॉड में काम नहीं कर रही होती। मतलब मिसाल के तौर पर जैसे मैंने लिखा ना फ्री कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, ठीक है, तो अब एक टर्म बीच में आ गई फ्री की। अब एक बंदा लिखता है फ्री ऑनलाइन जॉब्स, अब दोनों में फ्री आ गया। अब अगर मैंने ब्रॉड मैच में जाकर, अभी हमने कुछ नहीं किया, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया, जस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अगर हमने ब्रॉड मैच में जाकर ये कीवर्ड लगा दिया कि फ्री कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ऐड को सर्च करने वाला जब भी कोई कीवर्ड लिखेगा और उसमें फ्री का टर्म होगा, उसके आगे पीछे जो मर्जी हो, तो उसने क्या करना है, उसको वो ऐड को ट्रिगर कर देना। क्यों? इसलिए कि उसने ब्रॉड मैच में फ्री लिखा हुआ है, तो गड़बड़ भी होगी, उसके पैसे ज़ाया भी हो गए किस्म के, क्योंकि उसका कीवर्ड सही टारगेट तो नहीं हुआ ना फिर। तो इस मकसद के लिए फिर वो क्या करता है, फ्री की टर्म को पकड़ेगा, बाहर निकालेगा और उसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, भाई फ्री मेरा कीवर्ड नहीं है, ठीक है, यानी मैंने फ्री को इस्तेमाल नहीं करना। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे पैसे भी ज़ाया ना हो, एक तरीका तो ये कि हम कुछ कीवर्ड बनाएं, और अगर हमें पहले से ही कुछ पता हो कि ये कीवर्ड्स के साथ नेगेटिव कीवर्ड्स ये वाले हैं, तो हम उन नेगेटिव कीवर्ड्स को पहले से ही डिफाइन कर दें, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा, मैं एक अपने क्लाइंट का ऐड चलाता हूँ, तो कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, और मैं लिखता हूँ बेस्ट कारपेट वॉशर। अब बेस्ट कारपेट वॉशर जो है ये एक मशीन भी हो सकती है और एक बंदा भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं उसे बंदा कहना चाह रहा हूँ, लेकिन गूगल ऐड में अगर मैंने ये लगा दिया तो उसने मशीनों के एड्स पे भी मेरा ऐड चलाना शुरू कर देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर स्कोप को वो ओपन कर देता है, क्योंकि लोगों ने पैसे दिए होते हैं। तो नेगेटिव क्लिक्स का मतलब क्या होगा कि अगर तो नेगेटिव कीवर्ड आ रहा है बीच में, तो आपको गलत क्लिक्स भी पड़ जाएंगे, और गलत क्लिक्स पड़ने का मतलब क्या है कि आपके क्लाइंट को रॉन्गली पैसे भी देने पड़ेंगे। एक तो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा, मसलन उसने लिखा हुआ है कि मुझे कारपेट का स्प्रे चाहिए, कारपेट के ऊपर वॉशिंग स्प्रे, ठीक है, तो वो तो कह रहा है मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, तो वो बंदा फ़ोन करेगा ना मुझे ये मशीन चाहिए, कितने की है। तो एक तो ये हेडेक उसको होगी कि भाई मेरे पैसे भी लग गए हैं, 1000 रुपया भी मैंने लगाया, मुझे सारी क्यूरीज भी रॉन्ग ही जनरेट हुई आज की तारीख में, यानी कि कोई सही क्यूरी भी जनरेट नहीं हुई, ठीक है। ये क्यों हो रही है? ये ब्रॉड मैच की वजह से हो रही है। तो फिर हम क्या करेंगे? अब ब्रॉड मैच में क्या होगा? ब्रॉड मैच में हमारी रीच तो बढ़ जाएगी, हमारे इंप्रेशन भी बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारी रेलिवेंसी कुछ कम हो जाएगी। तो जब हम कहेंगे ना फ्रेज मैच, और जब हम कहेंगे एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच का तो मतलब ही यही है, जैसे मैंने लिख दिया ना कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो इसका मतलब ये हुआ कि बस ये एग्जैक्ट मैच करेगा तो मेरा ऐड ट्रिगर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेलिवेंसी इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ गई, इंप्रेशंस फिर कम होंगे, इसलिए कि फिर जो ये बंदा ढूंढ रहा होगा सिर्फ उसी पे ऐड ने ट्रिगर करना है, हर चीज पे ट्रिगर नहीं करना। अभी तो मैंने सब आपको एक एग्जांपल फ्री की दी है, इस तरह अगर एक एक वर्ड को मैं पिक करूं तो और बहुत सारे कीवर्ड्स बन जाते हैं जो एग्जैक्टली इररेलेवेंट होंगे, मतलब उस फील्ड से। तो ब्रॉड में क्या होता है, आपकी क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है, और फिर हम क्या करते हैं, आपकी इंप्रेशंस बढ़ते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, जब हमें रॉन्ग कॉल्स आती हैं तो हम उनको नेगेटिव करते जाते हैं कि भाई ये वाला जो कीवर्ड, फिर मैं देखता हूँ सर्च टर्म्स देखता हूँ कि भाई आज मेरा इश्तिहार चला है, तो वो मुझे दिखा रहा होगा कि ये 10 टर्म्स हैं जिनके अगेंस्ट आपका ऐड चला, उनमें से जो टर्म्स मुझे लगेंगी कि यार ये तो रॉन्गली ट्रिगर हो गई है, मैं उन पूरी की पूरी टर्म्स को पकड़ के एग्जैक्ट में जाकर नेगेटिव कर दूंगा, ताकि एग्जैक्टली ये वाली टर्म कोई मुझे नेक्स्ट टाइम मेरे ऐड को ट्रिगर ना करे। अगले दिन अगर कोई बंदा वही वाली टर्म लिखेगा तो अब मेरा ऐड ट्रिगर नहीं। स्टार्ट हम करेंगे कीवर्ड रिसर्च से। अब हम फिर गूगल कीवर्ड प्लानर में जाएंगे, ठीक है, और कीवर्ड प्लानर से जाकर हम कीवर्ड्स को निकालेंगे, क्योंकि आपने ऐड चलाने हैं ना। मिसाल के तौर पर मेरे पास आ जाता है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज वाला और सोफा क्लीनिंग का क्लाइंट है। अब वो ये कह रहा है कि मुझे कारपेट वॉशिंग की सर्विसेज देता हूँ मैं, और सोफा क्लीनिंग की सर्विसेज देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इन दो फ्रेजेस की कीवर्ड रिसर्च करूँगा। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद मैं कीवर्ड्स निकाल लूँगा कौन से कीवर्ड हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, मतलब इसमें हमें कोई कंपटीशन नहीं चेक करना। इस दफ़ा हमारा टारगेट कंपटीशन चेक करना नहीं है, इस वक्त हमारा टारगेट कीवर्ड्स बनाना है, सर्चेज देखनी है हमने, कीवर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, कम सर्चेज वाले कीवर्ड्स भी लगा देने हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने एक चीज़ और देखनी है, और वो क्या देखना है
रेट देखना है हमने कि भाई क्लिक रेट क्या पड़ रहा है इसका। इस दफ़ा हमें आता है ना, क्लिक रेट भी उधर आ रहा था गूगल एड्स में कि भाई इसका रेट क्या आ रहा है। अब हमने रेट को भी देखना है उसके कि इसका पर क्लिक रेट 60 रुपये है, 80 रुपये है, 120 रुपये है, 20 रुपये है, 10 रुपये है, क्या है, ताकि फिर हमने उस हिसाब से कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है और हम कीवर्ड्स की तादाद को बढ़ा देंगे यहाँ पे। लेकिन मैं जैसे ऐड चलाता हूँ, मैं जिस साइंस के साथ ऐड चलाता हूँ, मेरी साइंस ये है कि भाई हम अगर तो चाहते हैं ना क्लाइंट के एग्जैक्टली आए, तो फिर हम एग्जैक्ट मैच पे रखते हैं और सम टाइम मैं फ्रेज मैच पे रखता हूँ। लेकिन मैं ब्रॉड मैच में रखूंगा ना तो क्लाइंट बहुत तंग होगा, इसलिए या तो छोटा सा हो। अब जैसे मैं कहूँ एमडी कैट प्रिपरेशन, अब ये एक कीवर्ड है एमडी कैट प्रिपरेशन, ठीक है। अब एक बंदा एमडी कैट लिखेगा तो ऐड ट्रिगर करेगा, लेकिन जब मैं प्रिपरेशन को देखूं तो प्रिपरेशन में क्या होगा, प्रिपरेशन में कोई और प्रिपरेशन भी तो हो ही सकती है, किसी और चीज की बंदा कोई तैयारी कर रहा है, ठीक है, कार ड्राइविंग प्रिपरेशन या और भी कुछ, कोई भी चीज हो सकती है प्रिपरेशन की। तो अब कोई भी बंदा किसी और कॉम्बिनेशन के साथ प्रिपरेशन को लिखता है तो यहां पर भी तो ऐड ट्रिगर हो जाएगा हमारा, तो गलत हो जाएगा ये। तो हमें इस चीज को देखना है। अगर आपका क्लाइंट कहे कि नहीं जी मेरी तो बहुत कम कॉल्स आ रही हैं, इसमें आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाएगा, यानी अगर आप रेलिवेंसी में जाएंगे तो आपका सीटीआर बढ़ेगा। सीटीआर स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर हमने 20 कीवर्ड इस्तेमाल किए और मैंने अच्छी रिसर्च करके 20 कीवर्ड इस्तेमाल किए कि भाई इसके यही 20 कीवर्ड बनते हैं जो इसका कस्टमर है वो यही लिखेगा, ठीक है। अब वो जो मैंने ऐड चलाया उसके ऊपर इंप्रेशंस आ गए 200 और उसके ऊपर क्लिक्स बहुत सारे आ गए। क्लिक थ्रू रेट जो होता है ना वो ऐड के लिए तकरीबन अबाउट 3 to 5% होता है। इस रेशो में अगर आपका क्लिक थ्रू रेट है तो ये अच्छा रेट है कि आपका ऐड किसी ने देखा और उसने क्लिक कर दिया। अब ये क्लिक थ्रू रेट कैसे निकलता है, इंप्रेशंस के साथ निकलता है कि भाई कितने इंप्रेशंस लगे, इतने इंप्रेशंस लगे तो ही पता लगेगा ना कि क्लिक थ्रू रेट क्या है हमारा, मतलब क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस, तो हमारे पास क्लिक थ्रू रेट आ जाएगा कि इतने इंप्रेशंस के अगेंस्ट इतना रेट मिल गया। तो आपका 3 to 5% का जो क्लिक थ्रू रेट होता है इसका मतलब ये, और ऊपर से अगर वो ब्रॉड में भी ना हो, मतलब ब्रॉड में भी ना हो, ब्रॉड में तो हो सकता है ना, क्योंकि ब्रॉड में क्लिक थ्रू रेट तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाएगा लेकिन रेलिवेंसी खराब हो जाएगी आपकी। यानी आपका क्लाइंट के आपको फोन आएंगे कि यार क्या मैं कहाँ फंस गया हूँ, मुझे गलत फोन आने शुरू हो गए हैं, तो मैं पैसे भी लगा रहा हूँ और मुझे दूसरों के मुतल्लिक मालूमात भी देनी पड़ रही है, क्योंकि वो दूसरों के मुतल्लिक मालूमात दे रहा होगा ना, तंग हो रहा होगा। तो लेकिन जब हम उसको इस तरीके से रखेंगे तो इसका ये फायदा होगा कि इंप्रेशंस हो सकता है कम हो लेकिन क्लिक्स ज़्यादा होंगी और क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा होगा उसका, इसलिए कि वो रेलिवेंसी बढ़ जाएगी उसमें। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ कि सोफे वाले के लिए अगर मैंने कीवर्ड लिखना है तो मैं लिखूंगा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर और इसको एग्जैक्ट कर दूंगा, लाहौर में सर्विसेज देता हो, ये ना हो कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिखे और इस्लामाबाद पे आ जाए। अच्छा ये भी सम टाइम होता है कि हम जब ऐड टारगेट करते हैं ना कि मैंने कहा लाहौर में ऐड चलाओ, तो वो इतना एग्जैक्ट नहीं है कि वो सारे इंप्रेशन ही लाहौर में लगाएगा। हो सकता है कि कुछ इंप्रेशन जहाँ पर आपने बाउंड्री लगाई है ना जाकर उस बाउंड्री से बाहर निकल रहे हो और उधर ही आपको क्लिक आना शुरू हो जाए, पॉसिबल है ये, मतलब इस नॉट 100% एक्यूरेट कि आपके सिर्फ उसी जगह पे लगेंगे, थोड़ी सी बाउंड्री आगे पीछे होगी। वो जब बाउंड्री आगे पीछे हो रही होगी मैं देखूंगा, फिर मैं उसकी बाउंड्री को थोड़ा सा और रिड्यूस कर दूंगा। एक तो मुझे नजर भी आएगा, एक मुझे क्लाइंट भी बताएगा कि जनाब आज मुझे फ़ोन आया था, मैंने तो लाहौर में ऐड चलाया हुआ था तो मुझे मुरीद कैसे फ़ोन आ गया, तो मैं देखूंगा कि भाई ये ज़्यादा हो गई है लोकेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, इसकी लोकेशन टारगेटिंग को थोड़ा सा कम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने उसे कह दिया कि लाहौर में 25 किलोमीटर, तो इस तरह उसको कॉल आनी शुरू हो गई हैं जहाँ वो टारगेट नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं उसे कम कर दूँगा, मैं 25 किलोमीटर की बजाय क्या कर दूँगा 17 किलोमीटर कर दूँगा, ताकि वो थोड़ा सा अंदर की तरफ और आ जाए, लाहौर के अंदर है, लाहौर से बाहर ना निकले, ठीक है। योर पेड कैंपेन विल नेवर बूस्ट योर SEO, ठीक है। कुछ लोगों के जहन में ये भी होता है कि शायद ऐड चला रहे हैं जो लोग, वो उनकी SEO भी इंप्रूव हो रही है साथ साथ, उसका SEO से कुछ लेना देना नहीं है। पेड कैंपेन
सिर्फ उसी वक्त तक एक्टिवेटेड होती है जब तक पैसे होते हैं। आपके अकाउंट से पैसे खत्म, ठीक है, पेड कैंपेन भी खत्म, और आपकी पेड कैंपेन आपको कोई इफेक्ट नहीं दे रही। कहाँ पे? एसईओ पे, ठीक है जी। तो ये थी हमारी कुछ चीजें, डिफरेंस का भी हमें पता लग गया, इसका भी हमें पता लग गया। अब आगे चलते हैं। एक और चीज थोड़ी सी हमें समझ लेनी है, ऐड चलाने से पहले, किसी की भी ऐड चला रहे हो, चाहे अपनी चला रहे हैं किसी और की चला रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि हम क्लाइंट्स को घेर घार के ला रहे हैं, ऐसे ही है ना, गूगल ऐड क्लाइंट को घेर के लाती है, एसईओ भी क्लाइंट को घेर के लाती है। कैसे? कीवर्ड्स की वजह से। अब एक बंदे ने ऊपर लिख दिया कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ठीक है, अब ये वाला कीवर्ड है। अब ये कीवर्ड को ट्रिगर कौन करेगा, यानी लिखेगा कौन सा बंदा? इसको वो बंदा लिखेगा जिसे कोई कंप्यूटर कोर्स करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसने लिखा जी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो 2 कॉलेजेस आगे ऊपर। अब उसने क्या किया है, उसने पैसे भी अच्छे लगाए हुए हैं, डेली उसने 4,000 रुपया लिखा हुआ है, 3,000 रुपया रखा हुआ है सपोज एडवर्टीजमेंट का, आ तो गया वो। अब उसका जो लैंडिंग पेज टारगेट हो रहा है, अब एक तरीका तो यह है कि वो लैंडिंग पेज पे लेके ही नहीं जा रहा उसको, ठीक है, कॉल पे ले रहा है, फिर तो उसके कंट्रोल में है सब कुछ। कॉल ऐड महंगा होता है, यूआरएल वाला ऐड कंपैरेटिवली सस्ता होता है, ठीक है, कॉल ऐड जो होता है वो एक्सपेंसिव पड़ता है। तो वो घेर घार के तो ले आया कीवर्ड उसको, लेकिन जब उसने क्लिक किया उसके ऊपर, तो वो जिस पेज पे लैंड कर रहा है ना, जाकर वहां पर जाकर उन्होंने किसी कॉलेज की हिस्ट्री बतानी शुरू कर दी है, उसका इंट्रोडक्शन बताना शुरू कर दिया है, उसके प्रिंसिपल का मैसेज देना शुरू कर दिया है। अब आपको लगता है कि ये ऐड ट्रिगर करेगा, क्लाइंट लाएगा? कभी भी नहीं लाएगा, इसलिए कि जिस बंदे ने लिखा था ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, उसको उस पेज पे लेकर जाना चाहिए जिस पर कंप्यूटर कोर्सेज हैं, और उसके ऊपर लेकर जाने से भी उसको ये होना चाहिए कि कोई अट्रैक्शन भी होनी चाहिए, कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए, कोई एक आधी पीडीएफ फाइल हो कोर्स आउटलाइन की, क्या ख्याल है, कोई एक आधा वीडियो का लिंक हो वहां पर ट्रायल क्लास के लिए, तो कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर वहां पर भी जाएगा और उसको एक पैराग्राफ मिलेगा कि एडमिशन ओपन नाउ, तो इस तरह तो कोई भी नहीं ना आएगा, आपका क्लाइंट कन्वर्ट तो नहीं होगा। कन्वर्जन के लिए उसे कुछ दिखाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर किसी ने क्लिक किया, उसके ऊपर लिखा हुआ है जी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एक इमेज भी बना हुआ है छोटा सा स्टाइलिश सा, उसके साथ ही लिखा हुआ है कोर्स आउटलाइन, उसके साथ ही उसने एडमिशन डेट्स भी लिखी हुई हैं, डेडलाइन भी लिखी है कि कब तक आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है कि क्लिक हेयर टू अटेंड ट्रायल क्लास, 10 मिनट्स ट्रायल क्लास, ठीक है, वो उसने क्लिक किया, उधर आ गया। या एक आपने पीडीएफ उसको दी हुई है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, कोई एक मॉड्यूल पकड़ के उसके 2 लेसन्स की आपने एक पीडीएफ बना दी नोट्स की, ठीक है। मिसाल के तौर पर गूगल एड्स या कहते हैं एसईओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसईओ एंड एसईएम, ये टर्म मैंने इस्तेमाल की, एसईएम, इसका क्या मतलब हुआ, क्या चीज है? यही है, गूगल एड्स की बात ही हो रही है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया होगा कि 2 पेजेस की एक पीडीएफ बनाई हुई है जिसके अंदर बड़े अच्छे से ग्राफिकल मोड में, ठीक है ना, कुछ नोट्स बना कर दिए। देखिए किसी को कैप्चर करने का तरीका तो यही है ना, ये अबे यहाँ से हम उधर लेकर आ रहे हैं, किसी को गारंटी कैसे होगी कि आप ही वो जगह है जहाँ जो उसके लिए सही है। उसके लिए आपने उसे कुछ फर्स्ट टाइम प्रोवाइड कर देना है ताकि वो किसी दूसरे पे जाए ही ना। लेकिन अगर आपने सिर्फ उसको क्लिक करवा के अपना ऐड दिखा दिया और ऐड के आगे आया इट इज कॉल्ड बाउंस रेट, ये वो वजह है जिसकी वजह से बाउंस रेट हाई हो जाता है आपका। बाउंस रेट हाई होने का मतलब आया और गया, आया उसने पेज देखा, कहता ये क्या यार, मुझे समझ ही नहीं आई इससे क्या था। कॉल हुई तो शायद उसे कुछ समझ आ जाए कि क्यूरी ऑफिस में उसका फोन हो गया, उन्होंने बता दिया जनाब ये एडमिशन इस तरीके को शुरू हो रहा है, वो सवाल पूछ सकता है उससे। लेकिन यूआरएल पे आकर अगर आप उसको, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो एसईओ के लिए भी ये स्टैंडर्ड्स हमें एसईओ के लिए भी अडॉप्ट करने हैं। ये बिल्कुल दोनों के स्टैंडर्ड्स है कि हम घेर घार के लेकर आ रहे हैं लोगों को कीवर्ड्स के थ्रू, कि भाई वो कह रहा था कि मुझे ये चाहिए तो हमने उसको ऑप्टिमाइज कर दिया, लेकिन जब वो हमारे यूआरएल पर आया तो वहां पर उसके लिए कुछ भी नहीं था। सो ये वाली बातें जब हम करेंगे तो उसको बहुत कुछ मिलेगा, वहां पे अपने काम की चीज मिलेगी। वो हमारे चैनल पर एक तो हमें एक सब्सक्राइबर वैसे ही मिल जाएगा, यूट्यूब का सब्सक्राइबर भी हमारा मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह लिंक्डइन पर जाएं, वहां पर जाकर
बजाय इसके कि नोट्स के लिए कुछ और काम करें, लिंक्डइन के ऊपर जाएं और वहां पर नोट्स आर्टिकल्स की सूरत में लिखे हुए आ रहे हो, टॉपिक वाइज पूरे आर्टिकल्स लिखे हो। आर्टिकल साइट्स होती है ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका एक आर्टिकल लिख दे उधर जाकर तस्वीरों की शक्ल में, तो पता लग जाएगा उसको। अब हम उसको कन्विंस करने की कोशिश करें, तो ये कन्विंस करने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं है कि आपने 1000 रुपया लगाया और अगले बंदे ने कहा यार ये गूगल ऐड तो फारिग ही है, इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, ऐड चला भी लो तो कुछ नहीं मिलता इससे, ठीक है। लेकिन उसकी वजह ये होती है कि उनको इसकी पूरी साइंस का नहीं पता, और ये क्लाइंट को समझाना भी मुश्किल है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ अगर किसी को, गूगल ऐड वाले को, कि भाई तुम गूगल ऐड चला रहे हो, तुम्हारी वेबसाइट से तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। अब वो मेरी वजह से नई वेबसाइट तो बनवाएगा नहीं, वो कहेगा भाई मैंने तो इस पर लाख रुपया लगा दिया होगा, अक्सर यही कहते हैं, बड़े पैसे ले गया मेरा डेवलपर, अब मैंने इस पर और कोई काम नहीं करवाना, ठीक है। फिर हम उससे कहते हैं कि फिर हम कॉल ऐड पे लेके जाते हैं। कॉल ऐड का क्या फ़ायदा है कि भाई मोबाइल पर नज़र आई है, बटन दबाया, कान को लगाया, हाँ जी कोर्स कब शुरू हो रहा है, अब वो वहाँ पर सारी बातें शुरू हो गई। अगर तो आप कन्विंस कर सकते हैं उसको, क्यूरी को कन्विंस कर सकते हैं तो इट्स फाइन, क्लाइंट आप ले सकते हैं। अगर नहीं कर सकते, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने ऐड बनाना है तो हमें ये वाला सिनेरियो जहन में रख के, और इससे भी पहले जब हमने वेबसाइट बनवानी है तो ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट सिंपल दूसरों को देखकर बनी होगी तो हम ट्रैफिक वहाँ पर लेकर आ रहे हैं अपने पेजेस के ऊपर, लेकिन उन पेजेस के ऊपर कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम अपना बाउंस रेट कम कर सकें। हमें अपना बाउंस रेट कम करना है। सबसे पहली बात यह है, बाउंस रेट के कम होने में एसईओ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है। देखिए एसईओ का तो बाउंस रेट से कुछ लेना देना ही नहीं है, कि है आपके ख्याल में? मतलब एक बंदा किसी वेबसाइट पर आता है, चले वो यूआरएल लिख के ही आ जाता है, सिंपल xyz.com, वेबसाइट खुल गई, अब आता है और चला जाता है, ठीक है। अब यहां पर एसईओ का क्या काम है? एसईओ तो हुई भी नहीं हुई थी, वो आया ही नहीं एसईओ के थ्रू। एसईओ का काम ये है कि आप उसे घेर घार के सर्प पे ले आए हो, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे ले आए हो। वो कैसे लाए हो? वो कीवर्ड से लाए हो। जब वो कीवर्ड पे आ गया ऊपर, अब जब उसे क्लिक किया है, अब आगे वेबसाइट के कंटेंट का रोल है सर। अगर वेबसाइट का कंटेंट अच्छा नहीं है तो आपका बाउंस रेट हाई होगा, और अगर आपका बाउंस रेट 40 से ऊपर है तो अच्छा नहीं है। अगर आपका बाउंस रेट 60 से ऊपर है तो बहुत ही बुरा है, 70 से ऊपर है तो बहुत वर्स्ट है। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ वेबसाइट के बाउंस रेट देखेंगे तो ज़्यादा के ऐसे ही होंगे। इसी वजह से उनको असल चीज़ का नहीं पता। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बाउंस रेट को टारगेट करने की असल टाइम कौन सा है? वेबसाइट डेवलप करने वाला टाइम, यानी उस वक्त आपको जो कंटेंट लिखना है उस वक्त आपको माइंड में रखना है कि भाई कोई भी बंदा मेरा कीवर्ड लिखकर जब इस पेज पर आएगा तो मैं इस पेज के थ्रू दे क्या रहा हूं उसको, क्या उसको उसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो वो मांगना चाहता था, जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए थी। अगर उसको वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही उसका तो कोई फायदा नहीं है, तो आपको ये सारी स्टोरी सुनाने का क्या फायदा था। इसलिए कि आपकी एड अगर अनसक्सेसफुल होती है तो इसका मतलब है उसमें ये सारे फैक्टर्स हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये ऐसा केस है, वैसे मैं को मेरा क्लाइंट है, उसने वेबसाइट बनाई, उसे 6 साल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसकी गूगल एड्स के थ्रू कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उसके यूआरएल पे तो नहीं ला सकता, इसलिए कि वो वेबसाइट बनी इतनी पुरानी हुई है। मैं जितना मर्जी लेटेस्ट स्टाइल से काम कर दूं, मैं नहीं कर सकता उसके ऊपर। तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि भाई कॉल ऐड चलाओ, और इस वक्त मैं जिनके चलाता हूँ मोस्टली कॉल ऐड चलाता हूँ। लेकिन कॉल ऐड से फिर आगे जो बैठा हुआ बंदा है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह वो उसका भी बाउंस रेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। वो जो क्यूरी दे रहा है उसका भी बाउंस रेट अगर अच्छा नहीं है, यानी कि वो भी बैठे और पकड़ ले बंदे को, फोन से जाने ना दे उसको, और उस फोन से जाने के बाद वो उसको अपने व्हाट्सएप पे भी ले आए, अपने सारे प्लेटफॉर्म पे भी उसे एंगेज कर सकता हूँ, और उसके साथ अपनी कोई मीटिंग भी रख सकता हूँ, या उसके साथ अपनी कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि वो उसे कन्विंस कर रहा है। तो अगर वो इंक्वायरी ने भी यही पूछ लिया, हाँ जी एडमिशन का वो उन्होंने है, उसने बता दिया, उसने कहा फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसने बता दिया, उसने कहा डिस्काउंट कितना मिलेगा, कहता सर से पूछ के बताऊंगा, तो इसका तो मतलब हुआ कि गया वो क्लाइंट आपके हाथ से गया, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज ये है कि अब आप पैसे लगा रहे हैं, आपको बाउंस रेट को कंट्रोल करना है। बाउंस रेट लेस देन 40 होना चाहिए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जरा थोड़ा सा एक शक्ल भी देख लेते हैं गूगल ऐप, जितने तक आज मैं काम करवा सकता हूँ वो करवाता हूँ।
ये आ गया, चलो जी। मेन्यू में जाए और यहां से गूगल एड्स में आ गया जी। गूगल ऐड अकाउंट बनाने के लिए आपको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने गूगल ऐड में पेमेंट मेथड नहीं है आपके पास, यानी आप तो अभी ट्राई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो नहीं कि मैं आपसे आपको कहूँ कि भाई अपना वीज़ा कार्ड बनवाएं और उसमें पैसे डालें और गूगल ऐड अकाउंट बनाएं। सो सबको मैंने दिया हुआ है गूगल ऐड अकाउंट अपने वाले ही, आपको मैं दे दूंगा आज, ठीक है। बाकी सबके पास ऐड अकाउंट है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। प्रैक्टिस करने के लिए आपने मेरे वाले ऐड अकाउंट को यूज़ करना है, बस पब्लिश नहीं करना, पब्लिश करने तक रहना है, पब्लिश किए बगैर उधर तक चले जाएं। लेकिन आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो जब तक आप उसमें पेमेंट मेथड ऐड नहीं करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। अकाउंट बनाने के लिए आपको पेमेंट मेथड ऐड करना लाजमी होता है यहाँ पे। ये जी गूगल ऐड में आ गए, ये ऑलरेडी देखिए मैंने कितने सारे बनाए हुए हैं। इनमें से किसी एक पे क्लिक कर देते हैं, इस पे कर देते हैं। अब इसकी थोड़ी सी चीज़ें समझ रहे हैं जिसमें मुझे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स देने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे ना तो प्रैक्टिकल तो कोई मसला नहीं है, मैं एक ही दिन में सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड खत्म कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा आपको। जो भी मैंने आपको ग्राउंड बना कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैसे है। इसके बाद अब अपने एक टॉपिक और भी अभी पढ़ना है। एक आजकल बहुत ज़्यादा ना गिग भी फ्रीलांसिंग में बड़ी चली हुई है आजकल, और उस गिग का नाम है ऐड कॉपी, ठीक है। ऐड कॉपी का क्या मतलब होता है? ऐड कॉपी का मतलब होता है कि आपकी ऐड का कंटेंट, इसकी बहुत सारी हमारे पास वो हैं। आजकल ये बिल्कुल न्यू गिग है, फाइवर पे फ्रीलांसिंग पे ना उन्होंने न्यू गिग ऐड की हुई है ऐड कॉपी के। भाई लोगों को ऐड तो रन कर लेते हैं लेकिन ऐड कॉपी बनानी नहीं आती है। ऐड कॉपी बनाने का क्या मतलब है कि आपकी ऐड का जो कंटेंट है वो कैसा होगा। ऐड का कंटेंट क्या होता है? अभी हम जब ऐड चलाते थे तो क्या आता था, एक तो यूआरएल आता है ना, उसे तो छोड़ देते हैं। एक क्या आता है, टाइटल, एक आती है डिस्क्रिप्शन और इमेजेस। ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम लिख रहे हैं, इट इज कॉल्ड ऐड कॉपी। इसे चाहे फेसबुक पे है चाहे ये गूगल पर है, इट इज कॉल्ड ऐड कॉपी। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ये लिखने के ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऐड कॉपी लिखने के, मतलब इसको बोलते हैं ऐड कॉपी करना। और हर प्लेटफॉर्म में हमारे पास ऑप्शंस आएंगी कि भाई एक से ज़्यादा टाइटल्स, एक से ज़्यादा हेडलाइंस, एक से ज़्यादा हम हेडलाइंस लिख सकते हैं और एक से ज़्यादा हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है। इसका मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि गूगल जब आपके ऐड को चलाएगा या फेसबुक जब आपके ऐड को चलाएगा तो वो ये देखेगा कि आपको ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए ना, तो वो आपकी सारी ऐड डिस्क्रिप्शंस को कंपेयर करेगा, चीज़ों को देखेगा और उस हिसाब से आपको हर अलग-अलग ऐड कॉपी के ऊपर इंप्रेशन देगा। अब लाजमी बात है, जब एक तरह का टेक्स्ट नज़र आएगा, एक ही तरह का बार बार नज़र आ रहा होगा तो वो यूज़र तो बार बार नहीं आएगा आपका ऐड देखने। हो सकता है एक बंदे को उसने 2 दफ़ा आपका ऐड दिखाना हो, तो अगली दफ़ा क्या करेगा, आपका ऐड का कंटेंट चेंज कर देगा। चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ें हम रिप्लेस कर रहे हैं, बल्कि हम अल्टरनेटिव चीज़ें यूज़ करने लगे हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए। अल्टरनेटिव का क्या मतलब है, कीवर्ड्स अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं, अल्टरनेटिव हेडलाइंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इट इज़ कॉल्ड ऐड कॉपी, जिसे बोलते हैं ऐड कॉपी, ठीक है। ये क्या होगी ये मैं अगले लेसन में आपको बताऊंगा। ऐड बनाने की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि लेवल कौन से होते हैं कि हम कहाँ से ऐड को शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर कहाँ से ऐड को शुरू करते हैं का मतलब है कि भाई किसी को हमने कुछ बेचना है तो उसको बेचने के स्टेप्स क्या हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक बंदा इधर आए कमरे में, जैसे वो पहले आते होते थे स्कूलों में, कोई चीज़ निकालते थे, ये कंप्यूटर बहुत अच्छा साफ़ करता है, ऐसे ही है ना, यूँ करके कंप्यूटर साफ़ करके देगा कि हाँ जी ले लें, जिसने लेना है खरीद लो मुझसे, होता था ना इस तरह। इस तरह तो हम कोई चीज़ नहीं बेच सकते अब, डायरेक्ट इस तरह की सेलिंग तो कोई नहीं कर सकता कि लेकर आए और बेच कर चला जाए। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले उसने देखना होगा, पहले अवेयरनेस की तरफ जाएगा, लोगों को बताएगा कि ये चीज़ क्या है, फिर लोगों में क्या करेगा, इंटरेस्ट बनाएगा,
मतलब क्या चीज़ है और उसकी इंटरेस्ट बनाएगा। अब ये इंटरेस्ट बनाने का जो मसला है ये भी डिफर कर रहा होता है कि किस चीज़ का इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पर छोटी सी कोई चीज़ हो, उसका इंटरेस्ट बनाना ज़्यादा आसान काम है। जैसे मैं कहूँ डाटा केबल, वायरलेस माउस, ठीक है ना, इन चीज़ों का इंटरेस्ट बनाना, इस तरह की छोटी मतलब छोटी चीज़ें ये स्मॉल अप्लाइंसेज है ये, इसका इंटरेस्ट तो किस आप सब में मैं बना सकता हूँ। क्या ख्याल है? मतलब मैं आपको डाटा केबल रोज़ाना दिखाऊँ एक लाकर कि ये डाटा केबल बहुत अच्छी डाटा केबल है, या मैं एक वायरलेस माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ खुद से, ठीक है, और मैं तारीफ़ें भी करूँगी वायरलेस माउस बहुत ज़बरदस्त माउस है, तो इससे क्या होगा, इससे तो आप मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वाइट ब्लॉक के अंदर एक प्लॉट है 10 मरले का और वो 2 करोड़ रुपए का है, ठीक है, अब मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ उस पर तो आप लोग इतनी जल्दी इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे। आपका उस अवेयरनेस का तो फायदा नहीं होगा। उस अवेयरनेस को तो टारगेट करने के लिए मुझे जगह भी ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, कि वो किस जगह पर मुझे टारगेट करनी है, वो वाली अवेयरनेस, ठीक है। सो ये एक मॉडल है हमारा, ये भी हम इंशाल्लाह अगले लेसन में डिस्कस करेंगे कि हम जब कोई ऐड बनाते हैं तो शुरू कहाँ से करते हैं, हम अवेयरनेस से, फिर हम लेकर जाते हैं इंटरेस्ट पर, और फिर उसको ट्रांजैक्शनल मोड पे लेकर जाते हैं। और अभी आपको मैंने जो एग्जांपल्स दी हैं बेसिकली वो इसी मॉडल की दे रहा था। कौन सी एग्जांपल दे रहा था बोला कि भाई पहले क्या करना है, वेबसाइट के कुछ कंटेंट लेकर आओ, कुछ अवेयरनेस दे रहे हो, वहाँ पर कोई चीज़ किसी को दे रहे हो, यानी मिसाल के तौर पर आपने पहले एक फ्री पीडीएफ दे दी किसी को, ठीक है, उसने उसका इंटरेस्ट बना, फिर आपने उसे एक और पीडीएफ फ्री दे दी, फिर उसका और इंटरेस्ट बना, आपको लगा बंदा मैं काबू कर चुका हूँ, मेरे कंट्रोल में है, ठीक है, अब उसे आपने कहना हाँ जी बाकी के लिए आपको हमारा पैकेज परचेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कोई बंदा कोई नेट दे दे किसी को कि ये नेट यूज़ कर लो, कोई बंदा किसी को होस्टिंग दे दे कि भाई आपने होस्ट करना है तो 100 MB तक मैं आपको फ्री दे रहा हूँ होस्ट करने के लिए, या आपकी वेबसाइट तो ऑलरेडी 10 MB की है, ठीक है, चलो जी हम कहते हैं 1 MB उसने फ्री होस्टिंग दे दी, अब आपने वेबसाइट होस्ट करनी शुरू कर दी, आपको सब कुछ मुफ्त मिल गया। लेकिन जब आपकी वेबसाइट थोड़ी सी बड़ी हुई तो अब आपको 20 MB की ज़रूरत पड़ गई। अब आप फिर उससे रब्ता किया और उन्होंने कहा जनाब अब 20 MB के लिए हमारा पैकेज है, लेकिन उसने आपको इंगेज किया ना किसी तरीके से, यानी ये जो इंगेजमेंट का मॉडल है इसी से ही आपकी एडवर्टीजमेंट स्ट्रांग होगी। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हम गूगल पर ऐड चलाएं कि भाई एडमिशन ले लो, ठीक है, तो कोई एडमिशन ले लेगा, हो सकता है क्यूरीज जनरेट हो, मगर एडमिशन नहीं होगा जब तक आप किसी को कुछ देंगे नहीं। हाँ ये हो सकता है कि आप को कॉल आए तो उसके बाद आप उसको एक व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो भेज दें लेक्चर की। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन की 10 मिनट की उसको वीडियो भेज दूँ और उस वीडियो के साथ उसको एक PDF भी भेज दूँ कि भाई ये जो वीडियो है ये इसके नोट्स हैं। तो अब अगर इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए किया ना, बजाय इसके कि मैं उसको सिर्फ फ़ोन पर ही कह देता हाँ भी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, जूम पे पढ़ाता हूँ, बात खत्म। तो इससे उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जब मैंने उसको कुछ मटेरियल भेजा तो उसने उस वीडियो को देखा और नोट्स को पढ़ा और वाकई वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना भी चाहता था, जिसका मतलब ये कि मैंने उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया। अब वो नेक्स्ट मुझसे रब्ता ज़रूर करेगा, और ये जो कुछ मैंने उसको दिया ये पैसे लेके नहीं दिया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। लेकिन जब वो अगली दफ़ा मेरे से बात करेगा तो अगला जो मैं उसको चीज़ दूंगा वो पेड दूंगा, लेकिन वो उसने मुझे देखा कि मेरी इंटरेस्ट की चीज़ है जो मुझको भी देने लगा होगा, ठीक है। अब जरा आ जाते हैं कैंपेन पर। हो सकता है कि मैं अगली दफ़ा भी कैंपेन ना बना पाऊँ, हाँ, चीज़ें जो समझने के लिए ज़रूरी है ना हमें पहले वो समझनी है। जी कैंपेन में आए ज़रा, यहाँ लिखें कैंपेन्स, इसमें कोई कैंपेन है कि नहीं है, नहीं तो ऐड चेंज करते हैं। ऐड अकाउंट चेंज कैसे करना है, एक जीमेल के ऊपर आपके एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट हो सकते हैं, परेशान नहीं होना। यानी अब मैं चाहूँ एक और ऐड अकाउंट बनाऊँ मैं वो भी बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप जब किसी का काम कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि ऐड अकाउंट उसी के बनाएं जिसका काम कर रहे हैं, उसी के जीमेल से बनाएं। क्योंकि ऐड अकाउंट में मिसाल के तौर पर आपको 10 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट कर देते हो किसी के बिहाफ पर अपने जीमेल से, तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए भी क्रिएट हो सकती हैं। अमाउंट तो नहीं, अमाउंट हम उससे ले लेंगे, लेकिन और जो चीज़ें पे करनी है, जो टेक्सुअल टैक्स की इंफॉर्मेशन है वो भी थ्रो हो जाएगी ना सारी की सारी। FBR वाले कहेंगे भाई बड़े अमीर आदमी हो इतना ऐड चलाने लगे हो हैं, ठीक है, तो वो मतलब उधर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए आप हाँ किसी कस्टमर का टेस्टर अकाउंट ऐड चलाना हो तो कोई बात नहीं है, एक आधी दफ़ा चलाया जा सकता है, लेकिन कोशिश कर इसलिए कि जब आपने गूगल पर अकाउंट ऐड चलाना है ना, गूगल ने भी आपसे टैक्स इन्फॉर्मेशन लेनी है। मतलब मैं स्टार्स अकेडमी का ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, तो स्टार्स अकेडमी के लिए मैंने एक अलहदा अकाउंट बनाया हुआ है,
तो जब मैं ऐड चलाता हूँ तो फिर उन्होंने मुझसे कई दफ़ा वेरिफिकेशन में आ जाते हैं कि जनाब अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें दें। लीगल डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन का भी डॉक्यूमेंट होता है, उनकी बिल्डिंग के यूटिलिटी बिल्स भी होते हैं और उनका एनटीएन भी होता है। तो अब ये मैं उनको अपना तो नहीं दे सकता ना, ये तो मैं उनको उसका दूंगा जिसका ऐड चलने लगा हुआ है, अदरवाइज तो वो सस्पेंड कर देंगे। तो ये रिक्वायरमेंट्स उनकी टाइम टू टाइम आती रहती है हमारे पास, गूगल वालों की। अच्छा इधर आए जरा, मैं देखता हूँ इधर कोई दूसरा अकाउंट है, ये वाला, इस पे देखते हैं इस पे कोई ऐड चल रहा है। चलो मैंने आपको दिखाना है कि ऐड के अंदर क्या चीज़ें हैं। अब ये दूसरा ऐड अकाउंट खुल गया, पहले दूसरा ऐड अकाउंट था, ठीक है। आज मैं आपको इसकी दिखाता हूँ कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अच्छा ऐड का पहला कंपोनेंट क्या होता है, कैंपेन, यानी कि ऐड को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैंपेन लेवल से शुरू करते हैं। यानी हम बनाएंगे एक कैंपेन, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने गूगल ऐड चलाना है स्टार्स अकेडमी का, तो मैं एक कैंपेन बना लेता हूँ स्टार्स अकेडमी के नाम से। अब अगला मेरा क्या काम है, अगला मेरा काम ये है कि मैंने इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एड्स चलाने हैं, ठीक है। तो कुछ कम बजट से चलाने हैं, कुछ ज़्यादा बजट से चलाने हैं, तो वो वाले ऐड जो है वो मैं इसके अंदर लगाना शुरू कर दूंगा। अब एक तरीका ये है कि मैंने एक ऐड चलानी है डिस्प्ले, एक ऐड चलानी है वीडियो और एक ऐड चलानी है सर्च। ये तीन तरह की मैंने ऐड चलानी है। तो मैंने क्या किया, तीन अलग-अलग कैंपेन्स बना ली, ताकि एक में मैं सर्च ऐड रखूँगा और एक में मैं वो रखूँगा। कैंपेन लेवल पर आप टारगेटिंग करते हैं, ऑडियंस टारगेटिंग आपकी कैंपेन लेवल पर होगी, बजट टारगेटिंग आपकी कैंपेन लेवल पर होगी। उसके बाद अगला जो हिस्सा होता है ऐड का, वो होता है ऐड ग्रुप। अब हम क्या करते हैं, ऐड ग्रुप्स बना लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई स्टार्स अकेडमी की एड्स चलानी है, और स्टार्स अकेडमी वाले मैं कहता हूँ कोई 15 से 20 किस्म के मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं। अब अगर मैं एक ही ऐड ग्रुप बनाऊं और उसके अंदर सारे उनके कोर्सेज ऐड कर दूं, ठीक है, तो खिचड़ी सी पक जाएगी एक गूगल के लिए भी। तो हम क्या करेंगे, आगे से फिर फर्दर सब कैटेगराइज कर लेंगे उनकी एड्स को। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन में एक बना देता हूँ ऐड, ठीक है, एक एफएससी कोचिंग क्लासेस की बना देता हूँ, एक मैट्रिक कोचिंग क्लासेस की बना देता हूँ, एक एंट्री और उसकी कंप्यूटर कोर्सेज की बना देता हूँ। अब ये डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बन गए। अब इन डिफरेंट ऐड ग्रुप्स में जाकर मैं कीवर्ड टारगेट करूंगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना सर्च ऐड की, देखें सर्च ऐड का मतलब क्या है। सर्च ऐड का मतलब ही यह है कि लोग उसे सर्च करने लगे हुए, कहाँ पे, सर्च इंजन पे, तो वो कीवर्ड बेस्ड है मोस्टली। सो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो डायरेक्ट सेल वाली कमर्शियल ऐड है हमारी, ऐसे ही है ना। लेकिन जब हम कहते हैं कि भाई वेबसाइट के ऊपर हमारी डिस्प्ले ऐड चले, जो कैप्शंस आ रही होती हैं, आप देखते हैं ना गूगल की तरफ से ब्लॉग्स बने होते हैं छोटे छोटे एड्स वाले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। क्या ये उर्दू पॉइंट ये लिखा गया, देखें इधर भी ऐड आ जाएंगे। मैंने इसीलिए से खोला, इस पर बहुत स्टार लगे होते हैं, लोड हो जाने देना जरा, आगे ऐड। अब ये वाला जो ऐड है ना, मैंने तो उर्दू पॉइंट खोला, तो मैंने 5000 बोनस से इंडस्ट्रीज की तिजारत, इसको तो नहीं खोला ना मैंने इसको सर्च किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कमर्शियल ऐड नहीं है, ये कमर्शियल ऐड नहीं है, ये अवेयरनेस ऐड है कि एक बंदा उर्दू पॉइंट पर आया है, न्यूज़ पढ़ने के लिए आया है, ठीक है, और वो न्यूज़ पढ़ रहा है तो उसको और भी बहुत सारे एड्स नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमर्शियल ऐड नहीं है, मतलब इस बंदे की इंटेंट तो कमर्शियल नहीं थी, ये तो पढ़ने ही न्यूज़ आया था। अब अगर यहाँ पर स्टार्स अकेडमी का ऐड लगा हो, तो हो सकता है मैं रोज़ाना न्यूज़ पढ़ता हूँ, तो मुझे कोई 4 महीनों के बाद स्टार्स अकेडमी की कुछ सर्विस लेनी है, तो क्योंकि मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो उस पर ये ऐड दिखता था मुझे, तो मेरे जहन में एकदम आएगा कि यार वो उर्दू पॉइंट में इनका बड़ा इश्तिहार आता है, तो इनको कॉल कर लेते हैं। तो ये क्या थी, ये अवेयरनेस थी, ये हमने पहले अवेयरनेस, ये डिस्प्ले एड्स जो हैं ये और वीडियो एड्स जो हैं ये कमर्शियल एड्स नहीं है, बल्कि ये अवेयरनेस एड्स हैं।
ये अवेयरनेस के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जो कमर्शियल ऐड है, एग्जैक्टली कमर्शियल ऐड है, वो हमारा कहाँ पे लगा होता है? सर्च पर लगता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे लगता है, कीवर्ड बेस्ड ऐड है। इसी तरह जो यूट्यूब में है वो अवेयरनेस भी है, लेकिन किसी हद तक कमर्शियल इसलिए होता है कि उस पर भी हम कीवर्ड टारगेट कर लेते हैं। कि मिसाल के तौर पर कोई बंदा यूट्यूब में आता है, कोई वीडियो ढूंढता है, तो मैंने कह दिया उसको कि भाई ये वाली टॉपिक की जो वीडियो है उस पर मैंने अपनी वीडियो चलानी है, ऐड चलानी है, तो वो सर्च करता है। तो किसी हद तक वो भी है, लेकिन वो भी अवेयरनेस की कैटेगरी में ही आते हैं। इवन जो यूट्यूब के ऊपर पेड वीडियोस चलती हैं, ठीक है, वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती हैं जितना अच्छा रिजल्ट ऑर्गेनिक वीडियोस देती हैं। मतलब मैंने पेड वीडियो लगाई, 5,000 का डेली बजट भी लगाया, पता लगा जनाब हर रोज मुझे 5-6 हज़ार व्यूज मिल रहे हैं। लेकिन वो व्यूज कैसे मिल रहे हैं? वो व्यूज ऐसे मिल रहे हैं कि भाई मैं रात को टॉक शो देख रहा था, ठीक है, तो टॉक शो देखते देखते एक ऐड आ गया, उसके ऊपर 5 सेकंड का टाइमर आ गया स्किप करने का। अब 5 सेकंड तो मुझे वेट करना ही करना है। जैसे ही 5 सेकंड गुजरे तो मैंने उसे स्किप कर दिया। अब वो जब मैंने 5 सेकंड की ऐड देख ली तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका एक व्यू काउंट हो गया। इस तरह आपको व्यूज मिल रहे हैं। अब इन व्यूज में हो सकता है, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है कोई क्लिक कर दे, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो बंदा जिस काम के लिए आया होता है यूट्यूब के ऊपर, हाँ बाई चांस क्लिक हो तो उसका फायदा तो कोई नहीं ना, बहुत सेल तो नहीं होगी हमारी, ठीक है ना। तो इस तरह हो गया। लेकिन अगर कोई बंदा यूट्यूब पर आया और यूट्यूब पर आकर उसने ये लिखा कि ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, उसके बाद जब स्टार्स अकेडमी का ऊपर नजर आ गया उसको पहले नंबर पर, उसको उसने जब क्लिक करना है, उसको देखना भी है, उसके लिंक पे भी क्लिक करेगा, ये बिजनेस जनरेट करेगा। इसलिए कि ये वाली टर्म उसने खुद ढूंढ के लाया है, इस वीडियो को वो खुद देखना चाह रहा था। ये है वीडियो मार्केटिंग, जो कि ऑर्गेनिक है। पेड में अवेयरनेस तो हो सकती है, यानी मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरा 4 महीने से लगा हुआ हूँ अपने ऐड लगाए हुए हैं, बेशक 500 का बजट लगाया हुआ है, तो देखेंगे कि हमारी वीडियो के व्यूज हो सकता है 4 लाख पर चले जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 लाख लोगों को आपने तो अपना ऐड दिखा दिया, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो जाए। 4 लाख लोगों को आपने अपना ऐड दिखाया, ठीक है, हो सकता है उसमें क्लिक्स भी आ रहे हो, लेकिन अवेयरनेस काफी स्ट्रांग हो गई आपकी, कि आपने काफी ज्यादा लोगों के साथ आई कांटेक्ट बना दिया अपनी प्रोडक्ट का। और यूट्यूब की वीडियो ऐड के लिए एक बहुत अहम बात क्या है, वो ये है कि पहले 5 सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो उन्हीं 5 सेकंड्स में आपने अपना इंपॉर्टेंट मैसेज थ्रो करना है, क्योंकि अगर आपने उन 5 सेकंड में अपना सेट होने में लगा दिए, वीडियो बनाने के लिए सेटिंग में ही लगा दिए कि सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो इसका तो मतलब हुआ कुछ ना किया आपने, क्योंकि वो उन्हीं 5 सेकंड में आपने उसको इंगेज करना है, अपने साथ लगाना है, कि उसको फील हो कि जो चीज़ आप देने जा रहे हैं अगले 5 सेकंड्स के बाद वो उसके इंटरेस्ट की। कई लोगों ने तो ये लिखा होता है आपने स्किप नहीं करना, ठीक है, इस तरह की एड्स बनी होती है, कभी स्किप करने से पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। ये भी ऐड उन्होंने स्पेशली ऐड के लिए बनाई होती है, ये यूट्यूब ऑर्गेनिक के लिए तो नहीं बनाया ना उसने, ऑर्गेनिक को तो कोई स्किप नहीं कर सकता, तो ये उसने इसीलिए बनाया होता है। तो जो हमारी एड्स हैं, यानी जो वीडियो एड्स चल रही हैं, ये भी गूगल एड से चल रही हैं, जो डिस्प्ले एड्स चल रही हैं ये भी गूगल एड से चल रही हैं, और जो सर्च एड्स चल रही हैं ये भी, और जो वेबसाइट पर ऐड आ रही है, बेसिकली मैं कहूँ ना वेबसाइट एड्स, तो उसमें वीडियो भी आ जाएगी और उसमें डिस्प्ले भी आ जाएगी, क्योंकि यूट्यूब भी हमारे पास एक वेबसाइट ही है। तो दोनों की कैटेगरी इसी में आएगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आए जरा वापस, कहाँ था मैं भला, यहाँ था, बात खत्म करते हैं अभी। अच्छा, ये आगे ऐड ग्रुप्स। अब गूगल हमें क्या कहता है, गूगल कहता है कि भाई एक से ज्यादा ऐड ग्रुप्स बनाओ, ताकि आप अपने एक से ज्यादा की, मैं समटाइम ऐसे भी करता हूँ कि अगर अच्छा रिजल्ट ना आ रहा हो, स्टार्स अकेडमी को अच्छा रिजल्ट ना आ रहा हो, हालांकि मैंने ऑलरेडी ऐड ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उनके 2 कीवर्ड्स का एक ऐड ग्रुप बना देता हूँ, सिर्फ 2 कीवर्ड्स का, क्यों भाई इन कीवर्ड पे आजकल बड़ा कंपटीशन चलने लगा हुआ है, तो मैंने इसका मतलब है वो कीवर्ड्स उसमें फोकस कर दिए, ठीक है, मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ, और उसके एड्स भी डिफरेंट बना दिए। मतलब मैं अगर कहता हूँ ना 5 ऐड ग्रुप्स, तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 एड्स, तो ऑप्शंस बढ़ती जा रही हैं हमारे पास लोगों को एंगेज करने के लिए। तो आपको ऐड ग्रुप्स भी ज्यादा बनाने हैं आपको। अब ऐड ग्रुप का मतलब क्या है, मतलब मैंने एक कैंपेन बनाई और मैंने कहा मेरा डेली बजट है 2000, तो ऐड ग्रुप बनाने का मतलब ये नहीं होगा कि मेरा बजट 6000 हो जाएगा, कैंपेन बनाने का मतलब होगा कि मेरा बजट 6000 होगा। और अगर मैंने ऐड ग्रुपिंग नहीं की हुई तो मैं सही टारगेटिंग फिर नहीं कर रहा, फिर गलत हो रहा है। आपने
600 रुपये भी रखे हुए हैं अगर, तो उस 600 के बावजूद आप बेशक उसके अंदर 4 ऐड ग्रुप्स बना दें, अब वो गूगल फिर डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन सा आपका ऐड ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या किसकी सर्चिंग अच्छी हो रही है, वो वाला ऐड ग्रुप ट्रिगर करना शुरू हो जाएगा। और ऐड ग्रुप्स बनाने का ये फ़ायदा भी हमें होगा कि हम उसमें टारगेटिंग भी चेंज कर देंगे कि भाई उसमें अलग अलग कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, मतलब मैं जैसे कह रहा हूँ MD कैट प्रिपरेशन, तो मैंने 2 बना दिया ऐड ग्रुप्स, एक MD कैट प्रिपरेशन बना दिया, एक बना दिया MD कैट क्लासेस। इसका मतलब क्या हुआ, एक में MD कैट प्रिपरेशन के कीवर्ड टारगेट कर दूंगा, एक में MD कैट क्लासेस के कीवर्ड टारगेट कर दूंगा, एक मैंने बना दिया ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन, उसमें मैं ऑनलाइन वाले टारगेट कर दूंगा, और सबके इमेजेस अलग-अलग डिजाइन हो जाएंगे ताकि जब किसी को मेरा ऐड नजर आ रहा हो तो उसको जो मेरा इमेज नजर आ रहा हो वो कैसा हो। सर्च इंजन में आपका इमेज तो नजर नहीं आता, आपको भी पता है, सर्च इंजन में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कॉल का बटन नजर आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन जब वो वही ऐड डिस्प्ले ऐड में जाएगा तो उसका इमेज नजर आएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, एड्स एंड एसेट्स, इसका जो पुराना नाम है ना, एसेट्स का पुराना नाम है वो है एक्सटेंशंस। यानी पहले जब हम एड्स बनाते थे तो उसके साथ टर्म ये लगती थी एक्सटेंशन, कि ऐड की एक्सटेंशन क्या होगी। अभी क्या हो गया, ऐड एसेट्स, उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया एक्सटेंशन को एसेट्स के साथ। ऐड एसेट्स क्या हैं, ऐड एसेट्स से क्या मुराद है, जब कोई आप ऐड देखते हो, URL, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और कॉल ऐड बनाया तो कॉल का बटन आ रहा होगा, इसके अलावा जितनी भी चीजें उस ऐड के साथ नीचे नजर आ रही हैं आपको साइट लिंक्स भी नजर आ रहे होते हैं कई दफा वेबसाइट के, उसी वेबसाइट के। उसके बाद कई दफा आपको रिव्यूज की ऑप्शन भी नजर आ रही होती है, कई दफा आपको कॉल टू एक्शन की ऑप्शन भी नजर आ रही होती है, जैसे आपने कोई ऑफर दी होती है, कोई प्रमोशन भी नजर आ रही होती है। ये सब के सब पहले क्या कहलाते होते थे, ये अभी रिसेंटली आई थिंक सो के 4 माह हुए हैं इनको चेंज किया उन्होंने, एसेट्स में लेकर आए हैं, अदरवाइज इन्हीं का नाम क्या था पहले, एड एक्सटेंशंस थी, अब ये एड एसेट्स बन गए। तो अब वो कहता है, गूगल कहता है कि भाई ये जो एड एसेट्स हैं इनके भी कोई पैसे नहीं है, मतलब अगर आपका बजट 300 रुपया था या 400 रुपया था तो एड एसेट उसी बजट में लगेंगे, लेकिन अगर आपने एड एसेट्स यूज नहीं किए तो इसका मतलब है आप इंगेजमेंट कम कर रहे हैं, ऑप्शन नहीं दे रहे यूजर को। तो एड एसेट्स ऐड करना भी एक बहुत प्लस पॉइंट है आपकी एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी, लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाकी की बातें इंशाल्लाह